Yes, hello guys. We go to the next topic in chemical kinetics, which is nothing but how do we find orders? जो हम बोलते हैं ना order है, first order reaction, second order reaction, third order reaction. How do we basically find this? Is the next thing in the uh, chapter over there. So if you go to the red book page number 13, can you see this topic over there? Experimental determination of rate laws and orders. ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है वो है ओसवाल्स आइसोलेशन मेथड। ओसवाल्स आइसोलेशन मेथड में ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो आपके पास तीन रिएक्टेंट्स है। अगर आपको ए का ऑर्डर निकालना है तो आप बी और सी को एक्सेस में लोगे। अगेन रिपीट, अगर आपको ए का ऑर्डर निकालना है तो आप बी और सी को एक्सेस में लोगे, फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए निकालोगे। क्लियर है? अगर आपको बी का ऑर्डर निकालना है तो ए और सी एक्सेस में लोगे, और अगर आपको सी का ऑर्डर निकालना है तो ए और बी एक्सेस में लोगे। This is nothing but Ostwald's isolation method in short. So why the name isolation is because you isolate that reactant by taking the others in excess. Just read through Ostwald's isolation method once, everyone. So if the order with respect to A is P, the order with respect to B is Q, order with respect to C is R. First we'll take B and C in excess. So what we'll get is P. Then I take A and C in excess. So what I get is Q. Then I take A and B in excess. What I get is R. Once I get PQR, I will just add them to get the overall order. This is nothing but Ostwald's isolation method. The next is nothing but method of initial rates. देखिए, मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स अगर आपको यूज करना है तो पहले आइसोलेशन मेथड यूज करना ही पड़ेगा आपको। सो आइसोलेशन मेथड में आपको सिर्फ मैंने इतना बोला था कि ए का ऑर्डर निकालो, बी और सी को एक्सेस लेके, लेकिन ए का ऑर्डर भी आप निकालोगे कैसे, वो मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स बताएगा। देखिए, इसमें पहले अगर आपने अगर समझो बी कांस्टेंट ले लिया, बी को एक्सेस ले लिया, मतलब वो एक्सेस में मतलब वो कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, ये मेरा रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये मेरा रिएक्शन है, ये मेरा रेट लॉ है, आपको एक्स और वाई निकालना है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले बी को एक्सेस में ले रहे हो। सबसे पहले क्या कर रहे हो, बी को एक्सेस में ले रहे हो बेसिकली। जैसे आप बी को एक्सेस में लेते हो, कैन आई से द इक्वेशन विल बिकम दिस। ठीक है, now when you just take logs over there, what do you get is this. Can you see that this is nothing but y is equal to mx plus c फॉर्म है? क्लियर है? y is equal to mx plus c फॉर्म है। जैसे आपको ये आ गया, आपको एक सिंपल चीज करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है लॉग ऑफ आर नॉट वर्सेस लॉग ऑफ ए नॉट का। ठीक है, लॉग ऑफ आर नॉट वर्सेस लॉग ऑफ ए नॉट का। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे, स्टार्टिंग में आपने बी आइसोलेट किया था, क्या आइसोलेट किया था आपने, बी को आइसोलेट किया था। जैसे आप बी को आइसोलेट करोगे, देखिए मैं एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे लॉग ऑफ आर नॉट वर्सेस लॉग ऑफ ए नॉट। अब स्टार्टिंग में आपने क्या किया है, बी को एक्सेस में ले लिया है, बी को एक्सेस में ले लिया है, तो ए आइसोलेट हो गया है। ठीक है, बी को एक्सेस में ले लिया है तो ए क्या कहते हैं, आइसोलेट हो गया। जैसे ही ए आइसोलेट हो गया, ये समझ में आया आपको, आप वहां पे ए आइसोलेटेड मतलब वहां पे उसका मतलब होता है बी इन एक्सेस। बी इन एक्सेस, तो आपको यहाँ पे इसका स्लोप मिलेगा, इसका स्लोप आपको मिल रहा है एक्स। एक्स इज नथिंग बट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू गाइस ए। यहाँ पे लिख दीजिए स्लोप इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब सर क्या करोगे नेक्स्ट मैं बी को आइसोलेट करूंगा। सर बी को आइसोलेट कैसे करोगे आप, ए को एक्सेस में लेके। बी को आइसोलेट कैसे करोगे आप, ए को एक्सेस में लेके। जैसे आप ए को एक्सेस में लोगे,
आपको एक और ग्राफ मिलेगा बेसिकली, इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा y। सर y मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग बट b। जैसे ही आपको x और y मिल गया, आपका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है आपको ये? देखिए वापस बता रहा हूं मैं क्या किया आपने यहाँ पे। ओस्वाल्ड्स आइसोलेशन मेथड में आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए जब चाहिए तब बी और सी को एक्सेस में लो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जब चाहिए तब ए और सी को एक्सेस में लो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी जब चाहिए ए और बी को एक्सेस में लो। ये ओस्वाल्ड्स आइसोलेशन मेथड है। जब आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, आपने बी और सी को एक्सेस में ले लिया, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा कुछ ऐसा, आर नॉट के ए रेस टू एक्स। सर के क्या है? के सबके सब कॉन्स्टेंट्स है, साथ में रख दिया मैंने। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लॉग ले लिया, आपको जो स्लोप मिलेगा, इससे से स्लोप मिलेगा वो हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट ए। वापस आप बी के लिए करोगे। सर बी के लिए कैसे करोगे? आप बाकी रिएक्टेंट्स को एक्सेस में ले लो, बाकी रिएक्टेंट्स को एक्सेस में ले लो, तो वहां पे जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट बी। समझो आपके पास एक और रिएक्टेंट सी था, तो ए और बी को एक्सेस में ले लो, वापस ग्राफ प्लॉट करो। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे, उसका जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप हो जाएगा आपका, समझो z, that is nothing but the order with respect to the third reactant. And then when you add all the three, you get the overall order. क्लियर है? ये आपका सेकेंड मेथड था, मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंटीग्रेटेड लॉ। देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉज हमने काफी सारे पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, आपको याद हो अगर सब फॉर्मुलेज वहां पे। So you have the first formula, k is equal to a naught minus a by t। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k is equal to 2.303 upon t log of a naught by a। वैसे आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इजीली डिराइव कर सकते हो nth ऑर्डर के इक्वेशन से। आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इजीली डिराइव कर सकते हो nth ऑर्डर के इक्वेशन से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है आपको कि आप बेसिकली पहले a नॉट जो है, a जो है ये तो आप खुद ऐड करोगे एक्सपेरिमेंट में। ए नॉट क्या है? आपने जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो आप अलग अलग टाइम पे 10, 20, 30 अलग अलग टाइम पे आप बेसिकली ए को नोट करते जाओ। आप ए को नोट करते जाओ। आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त 10 मिनट्स पे ए क्या है, 20 मिनट्स पे ए क्या है, 30 मिनट्स पे क्या है ए, 40 मिनट्स पे क्या है। फिर आप यूज करो कोई भी पहला, समझो मैंने ये इक्वेशन यूज किया, k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन, मुझे k का एक वैल्यू आया x, सब्स्टिट्यूट करके इधर x आया, वापस यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे भी x आया, यहाँ पे भी x आया, मतलब ये हो गया मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझा आपको? वैसे ही मैं ट्राई करूंगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए से भी ट्राई करूंगा मैं सेम। उसमें भी अगर मुझे वैल्यू सेम आ गए, उसमें भी अगर मुझे वैल्यू सेम आ गए, तो मैं बेसिकली बोल दूंगा कि चलो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझा आपको? बेसिकली मैंने एकदम सिंपल चीज बता दी कैसे ये करते हैं, कि आप पहले ए नॉट फिक्स कर दो, फिर ए और टी अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट में नोट करते जाओ, 10, 20, 30, 40, फिर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करो। आप जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करो के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। अगर आपका आंसर सेम आया, यहाँ पे आंसर सेम आया, मतलब ये जीरो ऑर्डर हो गया। समझो आंसर सेम नहीं आया, तो आप फर्स्ट ऑर्डर पे जाओ, वापस ये वैल्यूज निकालो, आंसर सेम आ गया, सब चारों के चारों यहाँ पे आंसर सेम आ गया, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर। समझो आंसर सेम नहीं है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, फिर जाओ आप सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, वापस वही करो, यहाँ पे चार अलग अलग वैल्यूज निकालो, आंसर सेम आ गया, मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर। नहीं आया आंसर सेम, मतलब आप थर्ड ऑर्डर पे जाओ। बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आपको फॉर्मुलाज यूज कर करके देखना है। फॉर्मुलाज अगर सेम हो गया, सॉरी फॉर्मूला अगर आपका रन हो गया, मतलब फॉर्मुलाज के वैल्यूज, के वैल्यूज सब में सेम आ गए आपको, मतलब वो ऑर्डर का फॉर्मूला सही है, मतलब वो ऑर्डर भी सही है। थर्ड मेथड है ये।
यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सर कि कौन कौन से मेथड के हैं? पहला मेथड आइसोलेशन मेथड, मतलब आइसोलेट करो। सेकेंड मेथड रेट लॉ था, आइसोलेशन के ऊपर वो यूज करते हैं, बेसिकली ग्राफ्स बना के हम देखते हैं वहां पे, लॉग ऑफ आर नॉट वर्सेस लॉग ऑफ ए नॉट का। थर्ड है यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या करते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बेसिकली आप अलग अलग इंटीग्रेटेड लॉस के इक्वेशंस यूज करते हो। आप वंस यू यूज इक्वेशन, यू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम. When you find that values at different instant of time, if the value comes out to be nearly same, means that equation is true, that order is also true. Is it clear everyone? So this is nothing but use of integrated rate law. जो मैंने अभी आपको एक टेबल बना के दिया, जो मैंने अभी आपको एक टेबल बनाया, प्लीज वो टेबल यहाँ पे बना दो ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए. One more thing, questions based on this is very rare. You do not have questions based on this. So इस पे क्वेश्चंस कभी देखा नहीं है हमने कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हुए. ब्लू बुक में एक या दो क्वेश्चंस है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो मैंने पहले छोड़ दिए थे यहाँ पे. द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन मे बी डिटरमाइंड बाय. ठीक है, आपको आना चाहिए अब ये. टू 263rd क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284. डैश इज नॉट अ मेथड. डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस, ओस्वाल्स आइसोलेशन मेथड, फाइनल रेट मेथड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. बेसिकली हेडिंग के ऊपर ही वो लोग आपको बेसिक क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं. ऐसे क्वेश्चंस पूछने से बेटर काफी सारे क्वेश्चंस है चैप्टर में जो पूछ सकते हैं. तो देख लीजिए तीनों हेडिंग्स के एक बार. ओस्वाल्स आइसोलेशन मेथड, मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स एंड यूज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉस. एक और मेथड है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं? बेसिकली एक्सपेरिमेंट करके हम कंसंट्रेशन और टाइम निकालते हैं. एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम कंसंट्रेशन नोट करते हैं. अगेन आई रिपीट, एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम कंसंट्रेशन नोट करते हैं. फिर आप बेसिकली कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करने की कोशिश करते हो. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करने की कोशिश करते हो और फिर आपको हर एक इंस्टेंट पे आप इंस्टेंट स्लोप निकाल सकते हो ना, आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हो. बेसिकली कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पे अगर आपको याद हो, आप स्लोप निकाल सकते हो कोई भी टाइम पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर करके. आपको देखना है ये कैसे है, तो हमने ये बेसिकली किया है पहले भी. देखिए ये आपका तरीका है क्या कहते हैं, रेट निकालने का. टेंजेंट ऐसे बनाओगे आप, समझा आपको? ये तरीका आपका टेंजेंट बनाने का यहाँ पे. तो जैसे आप टेंजेंट बनाओगे आपको रेट मिल जाएगा. वापस आ जाता हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे रेट मिल गया, आप रेट वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट करने की कोशिश करोगे. तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ हर एक के लिए अलग अलग होता है. तो अगर आपको ऐसा ग्राफ आया, लाइन पैरेलल टू रेट इज इक्वल टू ऐसा कुछ आया, y इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप, तो ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर. अगर आपको आया y इज इक्वल टू एगमैक्स, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर. वैसे अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे और आपका ये ग्राफिकल मेथड हो गया. ठीक है, ये चौथा मेथड है बेसिकली आपका ग्राफिकल मेथड. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट. ठीक है, ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है. इसके बाजू में लिख दीजिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 118 फ्रॉम द ब्लू बुक. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 118 फ्रॉम द ब्लू बुक. एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड. ठीक है, अब क्या है बेसिकली यहाँ पे हम टाइट्रेशन करते हैं गाइस. हम क्या करते हैं यहाँ पे? टाइट्रेशन करते हैं. एसिड हाइड्रोलिसिस अगर आपको याद हो, दो होते हैं. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया है मैंने. एक होता है एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सेकंड ऑर्डर होता है. याद है आपको ये? हाँ, दोनों के दोनों बायोमोलिकुलर है. बिल्कुल, दोनों के दोनों बायोमोलिकुलर है. अब इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें मैं टाइट्रेशन करता हूँ NaOH के साथ. किसके साथ टाइट्रेशन करता हूँ मैं? NaOH के साथ टाइट्रेशन करता हूँ. तो अगर आप यहाँ पे एकदम अच्छे से समझोगे, यहाँ पे
कि मेरे पास ये मेरा सबसे पहला एसिड है, दिख रहा है आपको सर? ये एसिड कौन सा है? ये HCl है आपका, ठीक है? एसिड कैटलाइज्ड है, तो कौन सा एसिड यूज कर रहे हो आप? कोई भी ले रहे हो, जैसे कि HCl ले लिया आपने, और आपका बेसिकली एक और एसिड बनेगा CH3COH। अब ध्यान से सुनो, इनिशियली आपके पास सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ आपके पास HCl होगा। तो जब आप टाइट्रेट करोगे, समझो NaOH के साथ, समझो आपने NaOH का टाइट्रेशन किया, सर टाइट्रेशन से क्या पता चलता है? समझो आपने बेस यूज किया है टाइट्रेशन से ले, समझो आपको 10 ml बेस यूज हुआ है, तो अगर वो मोनो एसिडिक बेस है और दूसरा भी, दोनों का एन फैक्टर सेम है, तो अगर आपने यहाँ पे 10 ml यूज किया, तो जो एसिड प्रेजेंट है वो भी 10 ml होगा। तो स्टार्टिंग में आपने टाइट्रेशन किया, स्टार्टिंग में आपने टाइट्रेशन किया, और आपको समझ में आया स्टार्टिंग टाइट्रेशन से कि NaOH मेरे पास 10 ml है, मतलब आपको ये भी समझ में आ गया कि आपके पास HCl कितना है रिएक्शन में। सर एसिडिक एसिड क्यों नहीं? क्योंकि एसिडिक एसिड तो बना ही नहीं है। इसके बाद अब थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन को होने दो, फिर आपका एसिडिक एसिड प्लस मिथेनॉल बन जाएगा। वापस टाइट्रेशन कीजिए आप, समझो इस मोमेंट पे आपने टाइट्रेशन किया, तो आपको क्या पता चलेगा? इस मोमेंट पे टाइट्रेशन से आपको दो चीज का अमाउंट पता चलेगा। कौन कौन सा? HCl प्लस एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड भी तो है। बेस टाइट्रेशन से आपको एसिड का अमाउंट समझ में आएगा गाइस, क्लियर है? सो सबसे पहले देखो यहां पे लिखा है द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस in the presence of acid depends on the ester alone. Why does it depend on the ester alone? Because this is in excess always. Please write this. This is always in excess. The molecularity is 2. चलिए अब मैं यहाँ पे इस सेक्शन के ऊपर, जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर मैंने थोड़े से नोट्स बनाए, वो मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। आप प्लीज ये नोट्स जो लिखा हुआ है मैंने, आप आपके नोटबुक में लिख के यहाँ पे स्टेपल करोगे, नोटबुक में लिख के यहाँ पे स्टेपल करोगे। चलिए, सो दिस इज नथिंग बट K बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ये मेरा रिएक्शन है सर, यहाँ पे इथाइल एसीटेट है, चलिए ये थोड़ा और क्लियर है। नाउ कैन यू सी ओवर हियर, ethyl acetate plus H2O in the presence of acid। एकदम धीरे धीरे, इनिशियल अमाउंट कैन आई से A होगा सर? इनिशियल अमाउंट किसका? इथाइल एसीटेट का। इनिशियल अमाउंट कैन आई से A होगा यहाँ पे, क्लियर है आपको ये? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये A लिखा है। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे रिएक्शन बढ़ेगा, ये A माइनस एक्स हो जाएगा, ये X और ये X एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी। गाइस देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म नहीं होता है कभी भी, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन को 4-5 दिन होने देते हैं, उसके बाद हम वापस टाइट्रेशन करते हैं और हम बोलते हैं ये रिएक्शन एज ऑलमोस्ट एंडेड। वापस बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्चुअली इनफाइनाइट टाइम लगता है खत्म होने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इनफाइनाइट टाइम लगता है खत्म होने के लिए, ठीक है? तो हम बेसिकली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यहाँ पे 4-5 दिन ये रिएक्शन को होने देते हैं और उसके बाद टाइट्रेशन करते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है ये रिएक्शन हो गया है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, हमने ऐसे लिया है, ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, मतलब एसिडिक एसिड का अमाउंट कितना हुआ? जितना इथाइल एसीटेट का होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इथाइल अल्कोहल को हम कभी कंसिडर ही नहीं करते यहाँ पे। हमारा मेन कंसिडरेशन क्या है? ये एक एसिड, ये एक एसिड, दो एसिड्स है, देखिए ध्यान से। वापस बोल रहा हूँ, रिएक्शन में दो एसिड्स है, एक है HCl, दूसरा है एसिटिक एसिड। अब देखिए मैं आगे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। मैंने टाइट्रेशन जब मैंने टाइट्रेशन इनिशियली किया, तो मुझे बेसिकली V0 इज इक्वल टू VNaOH इज इक्वल टू HCl। सर ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जब इनिशियल टाइट्रेशन जब मैं करता हूँ NaOH से, तो मुझे क्या समझ में आता है? HCl कितना है, उसको ही मैंने एक टर्म दिया है V0। प्लीज आप लिखना भी है आपके नोट्स में, ये जरूरी है आपको एक बार लिखना।
So V naught is equal to V NaOH is equal to V HCl. Can I say at time t, जब मैं टाइट्रेशन करूं एट टाइम टी, तो मुझे दो चीज समझ में आएंगी. कौन कौन से? एक तो HCl प्लस NaOH फॉर्म्ड ओवर देयर. तो सर NaOH कितना है तब? NaOH तब है, अमाउंट है उसका X. NaOH का तभी अमाउंट कितना है? X. इसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस एक्स. सर वापिस एक्सप्लेन कीजिए V नॉट कहां से है? देखो जब मैं टाइट्रेशन करता हूं एट टाइम t, कैन आई से देयर विल बी टू एसिड्स. व्हिच आर द टू एसिड्स? वन इज HCl. HCl तो हमेशा V नॉट ही रहेगा, कैटलिस्ट है इसलिए चेंज नहीं होगा वो. दूसरा है आपका एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना है? X. इसके लिए मैंने यहाँ पे X लिखा है. लेकिन जब मैं इन्फिनिटी लूंगा तब उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा, A हो जाएगा. So ये मुझे मिल गया X का. X is nothing but Vt minus V naught. अब जब मैं टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले रहा हूँ गाइस, टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वापस मैंने टाइट्रेशन किया NaOH के साथ, तो मुझे बेसिकली वापस दो एसिड्स मिलेंगे. कौन कौन से? सोचिए. वही वापस HCl और एसिटिक एसिड. तो सर फर्क क्या हो रहा है? सेम ही तो मिल रहा है, दो ही एसिड्स, हमेशा दो एसिड्स है. अब कैन आई से एसिटिक एसिड का अमाउंट विल बी द सेम एज द एस्टर व्हिच आई यूज्ड. Acetic acid amount will be the same as the ester which I used. What was the amount of the ester? Just check. The amount of ester was A. Hence, if you see over here, V infinity जो मैंने यहाँ पे किया, V infinity दिख रहा है आपको? V infinity is equal to V naught plus A लिखा है. तो A क्या हो जाएगा? V infinity minus V naught. क्या आपको समझ में आया? ये क्लियर है आपको ये? इसके बाद मैं एकदम सिंपल चीज करूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है. इसके लिए मैं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करता हूँ. K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon A. Can I say A naught is nothing but A, initial concentration? What is the remaining concentration? Can I say A minus X at any time T? अब मैं A के जगह पे यूज करूंगा, V infinity minus V naught. कहां से आया सर? ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. और X के जगह पे क्या यूज करूंगा? V T minus V naught. सब्स्टिट्यूट किया आपने, ये आपको बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया. सर क्या ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत है? डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आने वाला है. यहाँ पे एक बार डेरिवेशन लिखना जरूरी है ताकि आपको समझ में भी आए कि फॉर्मूला कहां से आया. देखिए K is equal to 2.303 upon T, V infinity minus V naught upon V infinity minus VT. क्लियर है आपको ये? अगर समझो V naught 0 हुआ गाइस, अगर समझो V naught 0 हुआ, can I say the formula will become V infinity upon V infinity minus VT? समझो V naught 0 है, सम्स में अगर ऐसा दिया है तो. चलिए पहले एक बार आप ये अच्छे से लिख दीजिए प्लीज. सो अगर ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड अगर एक क्वेश्चन देखें हम लोग यहाँ पे, इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन आपके ब्लू बुक में क्वेश्चन नंबर 118. ट्राई कीजिए पहले एक बार, आप ट्राई कीजिए पहले एक बार. ये आफ्टर 15 मिनट्स ये आपको बेसिकली टी दिया हुआ है. द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड इज, ये क्या हो जाएगा आपका? VT. एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा आपका? V infinity. सो आपका फॉर्मूला क्या है? K is equal to 2.303 upon T log of, ठीक है, V infinity minus V naught upon V infinity minus VT, which is equal to, can I say over there, 2.303 upon T log of. अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. कैन आई से V infinity कितना हो जाएगा? 35. V naught कुछ मेंशन नहीं किया तो 0 ले लो, अपॉन 35 माइनस 9 हो जाएगा. So can I say it's gonna be nothing but 2.303 upon T log of 35
अपॉन 26, और ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ln, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वहां पे ln। सो अगर ये सम देखें हम लोग यहाँ पे, मुझे मिल गया यहाँ पे, कैन आई से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ, क्या मिला मुझे यहाँ पे 35 माइनस 0 अपॉन 35 माइनस 9, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा, कैन आई से ओवर हियर, so now when I write this, can I say it's going to be basically 2.303 upon t log of 35 upon 26, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में कैन आई राइट दिस एज नथिंग बट log टू द बेस ई, आंसर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट ओवर देयर। एक ही क्वेश्चन है ब्लू बुक में ऐसे टाइप का, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक पेज पे रखे हुए यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर ही बेस्ड, ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर आप देख रहे हो, ये आपको बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन, द काइनेटिक ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl वाज फॉलोड। नाउ कैन यू सी ओवर हियर, ये आपका बेसिक दिया हुआ है यहाँ पे 20.1 है, जिसको मैंने यहाँ पे V0 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। ये V0 समझ में आया कैसे है, जो दिया रहता है बेसिकली आपका ये आपका V0 है, ये V इंफिनिटी समझ में आया क्यों लिखा मैंने। अब क्या करना होगा यहाँ पे, बेसिकली दे आर सेइंग दैट कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ 35.2 माइनस, अगर आप t यहाँ पे यूज कर रहे हो, एक मिनट, माइनस 20.1, समझा आपको, अपॉन 35.2। अब जो आप t यूज v इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन v इंफिनिटी माइनस VT, अगर आपने t यूज किया यहाँ पे 10, तो आप उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे वैल्यू 20.5। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ ये, वापिस एक और बार बताता हूँ, समझो मैंने t यूज किया है 20 सेकंड, मैंने t यूज किया 20 सेकंड, तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ v इंफिनिटी का वैल्यू क्या है 35.2 माइनस V0 20.1 अपॉन 35.2 माइनस, कैन आई से इट्स गोना बी 20.5। क्लियर है आपको ये, क्लियर है। आप इतना सा क्वेश्चन नोट कर लो और उसका ये सोल्यूशन लिख दीजिए प्लीज। आपको टाइम क्या डालना है सर, यहाँ पे टाइम क्या डालूंगा मैं, यहाँ पे टाइम डालूंगा मैं यहाँ पे 10, वैसे आप 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो। 30 के लिए कैसा हो जाएगा, देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ 35.2 माइनस 20.1 अपॉन 35.2 माइनस ऑफ 21.3, ठीक है, क्लियर है। अगर समझो आपको ये तीनों में k का वैल्यू सेम आ गया, मतलब ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो भी करता है। अगर आपको सिर्फ कैलकुलेट रेट कांस्टेंट बोला है, तो कोई भी एक t का वैल्यू यूज करके निकालोगे आप। नीचे देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कॉपी कर लीजिए प्लीज। गाइस इसमें लॉग का वैल्यू एग्जैक्टली यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे V0 नहीं दिया है गाइस, यहाँ पे V0 नहीं दिया है, तो V0 को आप जीरो ले लोगे, बेसिकली टाइम जीरो पे कुछ दिया नहीं। अब एकदम सिंपल है, तो k इज इक्वल टू 2.303, आपको जो टाइम लेना है, समझो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, अपॉन 3 लॉग ऑफ v इंफिनिटी का वैल्यू क्या है, ये रहा v इंफिनिटी का वैल्यू 60.6 माइनस 0 अपॉन 60.6 माइनस क्या हो जाएगा 3 पे, देखो वैल्यू कितना है 6.2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपको लॉग का वैल्यू नहीं दिया है तो सॉल्व नहीं करोगे आप, क्योंकि लॉग के वैल्यूज के बिना अगर ऑप्शंस क्लोज हुए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझा है आपको ये, चलिए नीचे देखिए,
और थोड़े सम्स है, मैं आपको बताता हूँ एक बार, देखिए यहाँ पे, ये देखिए और भी सम्स है, वैसे ही सेम टू सेम करना है, हर एक सम में सेम वैसे ही करना है, एक एक करके देखते हैं हम लोग कैसे करना है। अगर आप सबसे पहले ये देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको 120 है, ये दिख रहा है आपको, और ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, आपको जो टाइम लेना ले लो, आप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 120 अपॉन लॉग ऑफ 84 माइनस 35 माइनस वी नॉट कुछ दिया नहीं है तो जीरो ले लो आप, माइनस कैन आई से 37.7। क्लियर है आपको ये? देखिए मैंने यहाँ पे ये लॉग का वैल्यू यूज दिया ताकि आप यूज कर सको। क्लियर है आपको ये? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, कैन आई यूज ओवर हियर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, मैं टाइम ले रहा हूँ 1190 लॉग ऑफ, सर वी इन्फिनिटी कितना है, ये रहा 9.5, वी नॉट कुछ दिया नहीं है तो जीरो, अपॉन 9.5 माइनस 5, ये मैंने आपको वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। समझा आपको? क्लियर है आपको ये? अब ये आपके और 3 सम्स है, और इसके आगे मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ट्राई कीजिए, आप इक्वेशन लिख के देखिए, देखो आपको इक्वेशंस बनाने आ रहे हैं कि नहीं। ये उसका सोल्यूशन है, देखिए। ठीक है,